तापीय प्रतिलोमन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम से ही देखिए, नाम से इंग्लिश में जरा सा देखिए इसको। तापीय का मतलब हो गया थर्मल। अभी देख रहे हैं पूरा कोरोना में हम लोग का थर्मल स्कैनिंग कर रहा है, टेम्परेचर बॉडी का ले रहा है। तो यहाँ पर थर्मल का मतलब होता है तापमान लेना, और यहाँ प्रतिलोमन का मतलब हो गया इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। तो तापीय प्रतिलोमन का ही तो लिटरल मीनिंग हम लोग समझ पा रहे हैं कि यार नॉर्मली होता क्या है ट्रोपोस्फियर में कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी एटमॉस्फेयर में बनते हैं, हमेशा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन बनते रहेंगे कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़े। यही तापीय प्रतिलोमन, यानी सामान्य दशा में जनरली हम लोग जानते हैं कि इन ट्रोपोस्फियर में हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तापमान ऊपर जाने के साथ साथ बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तापमान प्रतिलोमन कहते हैं, थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज इन द ट्रोपोस्फियर थ्रू द हाइट इंक्रीजिंग। बढ़ते हुए हाइट के साथ टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है, लैप्स होता है, डिक्रीज होता है। बट सम टाइम बट इन सम सिचुएशन द टेम्परेचर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द हाइट्स। हाइट बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ने लगता है। दिस सिचुएशन नॉन एज द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। थर्मल इन्वर्जन जो होते हैं मुख्य रूप से वैसे तो आप देखेंगे 3 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं अप्रवाही प्रतिलोमन। अप्रवाही, हिंदी का थोड़ा सा वर्ड समझिएगा। मीन्स नहीं, प्रवाही मतलब बहना नहीं है, प्रतिलोमन बिना बहे प्रतिलोमन। इंग्लिश में इसी को कहते हैं हम लोग नॉन एडवेक्शनल। नॉन एडवेक्शनल, कन्वेक्शनल का एडवेक्शनल हो गया, नॉन एडवेक्शनल। नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन, यानी कोई हवा ऊपर उठ के नहीं ऐसा हो रहा, नॉन एडवेक्शनल है, अप्रवाही प्रतिलोमन। और दूसरा है प्रवाही प्रतिलोमन। प्रवाही का मतलब हो गया कि हवा ऊपर कहीं मिलेगा या हवा ऊपर उठेगा, वो एडवेक्शनल हो गया। और एक तीसरा जो होता है मैकेनिकल होता है, यांत्रिक। तो मैकेनिकल इन्वर्जन ये तीसरा मान लिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे 2 तो मेन होता है, लेकिन मैकेनिकल को भी थोड़ा सा हम लोग अलग से समझें तो 3 में भी हम लोग डिवाइड इसको कर सकते हैं। अब नॉन एडवेक्शनल में देखिए, नॉन एडवेक्शनल भी 2 प्रकार अप्रवाही। एक तो कहते हैं हम लोग उसको धरातलीय प्रतिलोमन, ग्राउंड रेडिएशन ऑफ इन्वर्जन, धरातलीय प्रतिलोमन। यहाँ पर थोड़ा सा नाम से प्रतिलोमन का मतलब ही होता है भाई टेम्परेचर बढ़ेगा ऊंचाई के साथ। यहाँ धरातलीय प्रतिलोमन का बात करते हैं। दूसरा है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। वो कहाँ होता है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन में? आप देखेंगे ओजोन के चलते होता है, ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो उच्च वायुमंडलीय वाला में तो हम लोग चॉक आउट कर लिए, ओजोन का मुख्य है। धरातलीय तापमान को भी हम लोग देखेंगे, इसके लिए फिनोमिना, वेदर फिनोमिना से होता है निचले वायुमंडल का, जाड़ा वगैरह में आपको खूब दिखेगा। प्रवाही प्रतिलोमन को भी हम लोग चॉक आउट अभी कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। प्रवाही प्रतिलोमन में आप देखेंगे फ्रंट जो होते हैं, वातावरण, गर्म और ठंडा हवा के मिलने से वातावरण बनता है, जिसको हम लोग चक्रवातीय प्रतिलोमन, साइक्लोनिक इन्वर्जन कहते हैं। आगे हम लोग थोड़ा साइक्लोन वगैरह पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एडवेक्शन भी होता है। हॉरिजॉन्टल एडवेक्शन कहाँ होता है? जहाँ समुद्र और लैंड मिलते हैं, कोस्टल एरियाज के पास, वहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज मिलता है, वहाँ हॉरिजॉन्टल एडवेक्शन इन्वर्जन होता है मिलने से। इसी प्रकार से घाटी प्रतिलोमन आपको वैली इन्वर्जन मिलेगा, जहाँ पहाड़ और घाटी हो वहाँ हवा मिलता रहता है।
और वहाँ पर टेम्परेचर में आपको चेंजिंग मिलेगा। तो ये प्रवाही प्रतिलोमन इस तरह का आपको मिलेगा। इसी प्रकार से मैकेनिकल इन्वर्जन तब होता है जब अचानक कुछ गर्म वायु ऊपर चली गई हो, ये मैकेनिकल होता है, या हवा नीचे उतरते समय कंप्रेशन के चलते, संपीड़न के चलते, इकट्ठा हो जाने के चलते गर्म होने लगती है, ये मैकेनिकल आ है। इस तरह से हम लोग चॉक आउट कर लिए। अब हम लोग डिटेल्स में यह प्रवाही प्रतिलोमन क्या है। पहले देखिए फॉर्मिंग वो आप चॉक आउट एक बार कर लीजिए, हमको लिखना क्या है दिमाग में, पहले ये बता लें। अब देखिए अप्रवाही प्रतिलोमन प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक्स काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। यहाँ से आपको प्रीलिम्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, और मेंस में भी आ गया। तापीय प्रतिलोमन शॉर्ट नोट्स वगैरह में आपको यूपीएससी में भी मिल सकता है। यूपी बीसीएस का तो फेवरेट टॉपिक सही है, खूब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे धरातल के निकट वायुमंडल के सबसे निचले भाग में घटित होने के कारण ही इसको धरातलीय प्रतिलोमन कहते हैं। नाम में भी देखिए हम लोग पढ़े ग्राउंड रेडिएशन इन्वर्जन, यानी धरातल के पास का ये इन्वर्जन है। इसीलिए कभी कभी इसको धरातलीय प्रतिलोमन कहते हैं, और कभी कभी तो इसको तापीय प्रतिलोमन ही कह देते हैं। हालांकि सब तो तापीय ही प्रतिलोमन है, लेकिन इसको विशेष रूप से तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। जाड़ा का रात इसके लिए बड़ा फेवरेबल कंडीशन होता है। जब देखिए जाड़े में आप क्या जानते हैं, जाड़े में आप जानते हैं नाइट लंबी होती है। हम लोग के यहाँ जब तभी जाड़ा पड़ेगा जब साउदर्न हेमिस्फीयर में जाकर सूरज चमके, और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में चमकेगा तो हम लोग के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाएगा, विंटर सेशन आ जाता है। और उस समय विंटर सेशन में लॉन्ग नाइट होती है, आपकी रात का समय ज़्यादा है। और रात का जब समय लंबा है तो अर्थ को रेडिएशन, अर्थ के द्वारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का समय बढ़ गया। पृथ्वी इतनी ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी को रिलीज कर देती है, गेन जितना नहीं हुआ उससे ज़्यादा वो रिलीज कर दी। एटमॉस्फेयर में एनर्जी चला गया, और खुद अपने आप में जो निचला पोर्शन है अर्थ का वो बिल्कुल ठंडा हो गया, और टेम्परेचर वो कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। और यही कारण है कि हम लोग जैसे धरातल से ऊपर जाते हैं तो हम लोग को टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। तो जाड़े की दीर्घ रात्रि, लॉन्ग नाइट्स इसके लिए फेवरेबल होता है, यानी आउटगोइंग रेडिएशन जो अर्थ से हो रहा है वही ज़्यादा हो रहा है, और वो कहाँ जाके गैदर होती है, एटमॉस्फेयर में ही इकट्ठा होती है। और ये हम लोग उसमें बजट में पढ़ चुके हैं। हम लोग अब जान चुके हैं कि एटमॉस्फेयर एनर्जी को कैच करती है, तुरंत उसको स्पेस में जाने नहीं देती, काउंटर रेडिएशन भी करती है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोग सबसे पहले ये इस पॉइंट में यही जान गए कि जाड़े की दीर्घ रात्रि इसके लिए फेवरेबल है, तभी ये ज़्यादा धरातलीय प्रतिलोमन होता है। और इस समय आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सोलर रेडिएशन से कहीं ज़्यादा होता है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी, अपने जितना एनर्जी होता है सबको रेडिएट करके ऊपर कर देती है। तो एक बात ये दे दिया। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, आकाश स्वच्छ होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए। अगर क्लाउडी स्काई होगा तो और एनर्जी को ज़्यादा रोककर रीरेडिएट धरती पर फिर से भेज देगा। आकाश स्वच्छ होना चाहिए, बादल विहीन होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए, क्लाउडी स्काई नहीं होना चाहिए, क्लाउडलेस होना चाहिए, तब ये प्रोसेस अच्छा से होगा। या बादल हो भी तो बहुत ऊंचाई हो, काफ़ी ऊंचाई हो, 9000 मीटर पर हो तो कोई बात नहीं, तो भी ये तापीय प्रतिलोमन होगा। धरातल के पास शुष्क पवन हो, ड्राई एयर्स हो, अगर वेट एयर्स होगा तो वो क्या कर लेगा, अर्थ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ड्राई एयर होगा तो एब्जॉर्ब कम करेगा। वायुमंडल शांत तथा स्थिर होना चाहिए। तो वायुमंडल में देखेंगे, वायुमंडल काम होना चाहिए, काम का मतलब है स्थिर, शांत, काम मीन शांत, और स्टेबल भी होना चाहिए। तो ये सब इसके शर्त हैं। पवन संचार, विंड सर्कुलेशन मंद होना चाहिए, धीम होना चाहिए, विंड सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हिम से ढका हुआ धरातल जिससे सौरिक विकिरण का अधिकाधिक परिवर्तन हो सकता है, अगर ये रहेगा तो वहाँ पर और भी फेवरेबल कंडीशंस होगा। ये सब काम देख रहे हैं तापीय प्रतिलोमन से होता है, और इसी का नतीजा है कि कोहरा और कुहासा पड़ता रहता है। कोहरा में क्या होता है, नीचे तापमान कम है,
ऊपर तापमान ज़्यादा है और उसके जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं वो उतने भी ज़्यादा नहीं है कि रेन हो जाए। वाटर ड्रॉपलेट्स लिटिल छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में कैरी हो, और ऊपर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो बादल बन गया। इसके लिए इससे आप देखेंगे वो रिजल्ट है उसका। ये यानी धरातलीय प्रतिलोमन हर वक्त नहीं होता है, ये तब होता है जब लॉन्ग नाइट मिल जाए, या कभी कभी मान लीजिए कि डे में भी कोस्टल एरियाज में आपको मिलेगा। कोस्टल एरियाज में ये आपको कुहासा वहासा मिलेगा, तो वहाँ पर वो हम लोग प्रोसेस नॉन एडवेक्शनल ना कहकर एडवेक्शनल कह देते हैं, जो हम लोग क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन कहते हैं। समुद्री इलाका में आप जाइएगा बरसात के सीजन में ही, तो वहाँ लगेगा लोग कुहासा छाया है, वहाँ पर प्रवाही प्रतिलोमन के चलते मिलता है। और हम लोग वाला एरिया में जैसे नॉर्थ इंडिया में धरातलीय प्रतिलोमन के चलते कुहासा कोहरा खूब बनता है। तो ये पॉइंट जरा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ये शर्त ही आपको दे देगा कि जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए, हवा शांत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आकाश स्वच्छ होना चाहिए, बादल रहित होना चाहिए या बादल बहुत ऊपर हो, इस तरह का पॉइंट्स आपको दे देगा। ड्राई एयर्स हो, वेट एयर्स होगा तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये देखेंगे धरातलीय प्रतिलोमन की अवधि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे, धरातलीय प्रतिलोमन यानी इस तरह का कंडीशन, थर्मल इन्वर्जन ज़्यादा होगा, कुहासा कोहरा ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे इक्वेटोरियल एरिया में जाएंगे वहाँ कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, ड्राई नहीं रहेगा, ये कारण। तो ये हम लोग धरातलीय प्रतिलोमन को समझ लिए होंगे। उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन को भी थोड़ा सा देख लीजिए। उच्च वायुमंडलीय बिल्कुल आसान है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। इसको अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। आप जानते हैं उच्च वायुमंडल में क्या है, 15 किलोमीटर के ऊपर आप जानते हैं कि ओजोन आ जाता है। ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट को सोख लेता है। तो अल्ट्रावायलेट को सोख लेगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। आप जानते भी हैं स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग ट्रोपोस्फीयर के बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और 50 किलोमीटर की हाइट पर टेम्परेचर बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, बढ़कर माइनस में बहुत ज़्यादा चला गया था ना, -70 वगैरह हो गया था, तो बढ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ गया। तो ये आप देख रहे हैं उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन का मुख्य कारण ओजोन लेयर, समझ में आ गया होगा। यही दोनों नॉन एडवेक्शनल है, ये कोई उठ नहीं रहा, वही बढ़ता वही सोख लिया। अब जरा सा देखिए प्रवाही प्रतिलोमन पर आ जाइए, एडवेक्शनल इन्वर्जन में आइए। यहाँ पर आप देखेंगे वाताग्र वाला जो है फ्रंटल या साइक्लोनी के इन्वर्जन जो बनते हैं, उसमें क्या होता है, क्षैतिज इसमें देखेंगे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आकर मिलती फ्रंट में, और वो एक दूसरे से एंगल बनाती है, पैरेलल भी नहीं होती हैं और एंगल बनाती है। वो 45 डिग्री से कम का एंगल बनाती है, पैरेलल लेकिन नहीं होती है। और इस तरह से गर्म और ठंडी हवा के रगड़ से वहाँ पर फ्रंट बनता है, और उसमें हमेशा देखेंगे गर्म हवा ही ऊपर जाती है। फ्रंट में ऑलवेज इन एवरी कंडीशन गर्म हवा लाइट होता है, हल्का होता है, इसलिए वही हमेशा जाता है। ठंडी हवा भारी होती है, वो हमेशा नीचे बैठती है, चाहे पावरफुल दोनों में से कोई भी। तो जब ऐसा कंडीशन है तो निश्चित रूप से थर्मल इन्वर्जन मिलेगा, क्योंकि गर्म हवा तो हर वक्त, चाहे वो मजबूत हो चाहे कमजोर, हर वक्त उसको ऊपर ही जाना। अगर जाड़ा वाला ठंडा वाला मजबूत है तो गर्म को कहें अच्छा भाग ऊपर जाओ। हर कंडीशन में गर्म हवा को ही ऊपर जाना, तो आपको थर्मल इन्वर्जन यहाँ आपको मिल जाएगा साइड फ्रंट में। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल एडवेक्शनल क्षैतिज वाला जो है प्रवाही प्रतिलोमन, ये जहाँ समुद्री धारा मिलते हैं, समुद्री भाग और लैंड एरिया मिलता है, यानी वहाँ लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दोनों चलते रहते हैं, और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनमें से जो भी गर्म होता है वही ऊपर जाएगा। तो उससे भी आप देखेंगे, उससे भी थर्मल इन्वर्जन आपको कोहरा कुहासा समुद्र पर बहुत छाया मिलता है। वो तो कि जाड़ा वाड़ा के चल भी उसका कारण नहीं है, किसी भी मौसम में वो बनता रहता है। जब जब उसको ये इस तरह का मिलता है
कि गर्म हवा ऊपर चला गया, ठंडा नीचे का टेम्परेचर कम है और मॉइस्चर कंटेंट होते ही होते हैं, सी एरियाज है, इसलिए वहाँ कोहरा कुहासा खूब मिलता है। इसी प्रकार से घाटी प्रतिलोमन आप देखेंगे जहाँ पर माउंटेन और वैलीज होते हैं वहाँ एनाबेटिक विंड्स और केटाबेटिक विंड्स, पर्वत से घाटी की तरफ चलने वाले पवने। दिन में क्या होता है, दिन में पर्वत गर्म रहता है, घाटी ठंडा रहता है, घाटी से पर्वत की तरफ हवा जाता है एनाबेटिक विंड से। रात में पर्वत ठंडा हो जाता है, घाटी कंपेरेटिवली गर्म रहता है, तो पर्वत से घाटी की तरफ पवन चलते हैं, इसको केटाबेटिक पवन कहते हैं। और ये एनाबेटिक और केटाबेटिक जहाँ पर मिलते हैं उसमें देखेंगे कि आपका ऊपर जो गर्म हवा रहेगा, नीचे ठंडा हवा रहेगा, घाटी में ठंडा हवा है नाइट के टाइम में। और इस तरह से अगर आप पहाड़ अगर रहिएगा तो आपको थर्मल इन्वर्जन दिखता है। हम तो हिल स्टेशन पर तमिंगलोंग में रहते तो हम लोग तो देखते थे बराक नदी वहीं बगल में बहती थी, तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में बराक नदी क्रॉस करती है, तो हम लोग देखते थे कि नदी वाला क्षेत्र में बराक नदी को कोहरा छाया। हम लोग माउंटेन के ऊपरी हिल्स में। तो इस तरह से आपको केटाबेटिक एनाबेटिक विंड्स के मिलने से आपको थर्मल इन्वर्जन दिखेगा। अब थोड़ा सा हम लोग और देख लीजिए यांत्रिक वाला मैकेनिकल में, तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक गर्म वायु तीव्रता से ऊपर गया और वो थर्मल इन्वर्जन को प्रोड्यूस कर दिया। ये मैकेनिकल है, समय अपनी स्थिति के चलते। या कभी कभी वायु नीचे उतर रही है, ठंडी हवा भारी होकर नीचे उतर रही है, रास्ते में ही कंप्रेस्ड हो गई। कंप्रेस्ड का मतलब है संकुचित होकर हीट हो गई, और हीट होने के बाद वहाँ पर आप देखेंगे कि एक पार्ट में वो गर्म बना लिया और उसके नीचे और ठंडी हवा है, वहाँ भी आपको थर्मल इन्वर्जन। जा रहे थे तो टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन एक भारी हवा के नीचे उतरने से, कंप्रेशन होने से ऊपरी वाला कुछ भाग में गर्म हवा मिलने लगा, और इस तरह से आपको थर्मल इन्वर्जन मैकेनिकल से भी मिल जाता है। तो ये हम लोग को पता चल गया। अब आइए जरा सा इसका इम्पोर्टेंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए तापमान प्रतिलोमन का जो महत्व है, इसमें देखेंगे ऊपर गर्म और नीचे ठंडी परत के कारण कोहरा छाया रहता है। जब भी देखिएगा ऊपर गर्म हवा हो, नीचे ठंडी हवा है, और गर्म हवा में थोड़ा बहुत भी वाटर ड्रॉपलेट्स हों तो कोहरा कुहासा बनाएगा। ज़्यादा है तो कुहासा बना देगा। कुहासा में नमी की मात्रा कोहरा से ज़्यादा होता है। कुहासा को इंग्लिश में मिस्ट कहते हैं, कोहरा को हिंदी में इंग्लिश में फॉग कहते हैं। कोहरा में थोड़ा नमी कम होता है, मिस्ट में ज़्यादा होता है, और फिर ज़्यादा होगा, मिस्ट से भी ऊपर होगा तो रेन हो जाएगा। नमी इतना रहना चाहिए कि हवा उसको कैरी कर पाए, तभी कोहरा फॉग और मिस्ट बन पाता है। मिस्ट में ज़्यादा नमी होता है। कभी कभी ये भी अंतर आ गया कि मिस्ट और फॉग में क्या अंतर है, नमी का अंतर होता है, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर आपको अधिक कोहरा पड़ेगा, यानी समुद्री इलाका। इसी प्रकार से आप देखेंगे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, लेब्राडोर ठंडी गल धारा है। जब ये दोनों धाराएं एक दूसरे के पास मिलती हैं, पुल डवाल बनाती है, और वहाँ पर कोहरा कुहासा खूब बनता है, जो कि जब कोहरा कुहासा ज़्यादा बनेगा और घने लेवल का बनेगा तो जहाज को चलने में ट्रबल देगा, चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो लड़ सकता है पथरीले भागों से। तो इस तरह का आप देखेंगे। अरब में यमन की पहाड़ियों पर दिन की दोपहर तक कोहरा छाया रहता, और ये वहाँ पर कोहरा छाया रहना कॉफ़ी के एग्रीकल्चर्स के लिए फ़ायदेमंद है। कॉफ़ी को छाया चाहिए, तो वहाँ पर कोहरा पड़ना उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। शेड दे दिया और दोपहर के बाद कोहरा छट गया, थोड़ा सा धूप भी मिल गया। तो कोहरा छायाना हर वक्त नुकसानदायक नहीं है, कभी कभी फ़ायदे का भी सौदा है। ये सब हम लोग देख लिए। तापीय प्रतिलोमन के समय यदि ऊपर स्थित गर्म वायु में आर्द्रता वर्तमान रहती है तथा नीचे स्थित ठंडी वायु का तापमान हिमांक बिंदु से भी कम हो जाए तो पाला पड़ने लगता है, फ्रॉस्ट पड़ने लगता है। यानी अगर उसमें देखिए मॉइस्चर है, गर्म वाला में गर्म स्थिर है, हवा स्टेबल भी है, और उसमें मॉइस्चर है, और हिमांक बिंदु नीचे का जो ठंडी हवा हो 0 डिग्री से नीचे है, तो क्या होगा, जमीन पर फ्रॉस्ट पड़ने लगेगा, पाला पड़ने लगेगा। तो ये भी बात याद रखिएगा। फलों के बाद पान वगैरह की खेती को बड़ा इससे नुकसान हो जाता है। आलू को देखते हैं, आलू की खेती को कहते हैं पाला मार दिया, तो इस तरह का सिचुएशंस
हम लोग के एरियाज में हो जाता है, प्लेन एरियाज में, कि ऊपर में मॉइस्चर गर्म वाला जो है वो तो है, और नीचे जो ऊपरी वायुमंडल के निचले भाग में हिमांक बिंदु से कम है, वैसे स्टेज में पाला मार दिया। तो इस तरह का भी सिचुएशन पाला भी मारता है, यही सब इसका इम्पोर्टेंस है। तापीय प्रतिलोमन से वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। देखेंगे कि गर्म हवा स्टेबल हो गई, अब ऊपर नहीं जा रही है। जब हवा ऊपर नहीं जाती है, रुक गई है एक सीमा पर, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेबल एयर से। अगर ऊपर बढ़ती रहती तो अनस्टेबल एयर होगी, और अनस्टेबल रेन ऑन करा सकती है, कंडेंसेशन कराकर, ये वहीं जाकर स्टेबल भी होंगे। थोड़ा स्टेबिलिटी का चैप्टर विंग्स का पढ़ा देंगे तो और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जहां पर पवनों के नीचे उतरने से प्रतिलोमन होता है, वहां पर शुष्कता बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए पवन नीचे उतर रहा है, नीचे उतरने के यानी रास्ता में नीचे भारी हवा था, नीचे उतर रहा था, और रास्ते में उतरते उतरते कंप्रेशन के चलते, संपीड़न के चलते वो हीट हो गया। एक सीमा तक आते आते उतरते उतरते वो गर्म हो गया, और नीचे ठंडी हवा है, तो वैसा जो तापीय प्रतिलोमन होगा, वहां पर कोहरा बनेगा, ड्राई फॉग वहां पर होते, तो वहां हवा शुष्क होती। उतरने वाले के पास कभी भी मॉइस्चर ज़्यादा नहीं मिलेगा, वैसे हवा आपको कभी भी मिस्ट नहीं बनाते, फॉग बनाते। हम लोग के भी एरिया में आप देखेंगे इस तरह का, चूँकि जाड़ा में हमारे यहाँ वेस्टर्लीज एयर पछुआ जेट स्ट्रीम नीचे उतरती है, पछुआ जेट स्ट्रीम नीचे उतरती है ठंडा होकर, और वो इस तरह का हमारे नॉर्थ इंडिया में वो बहुत मात्रा में फॉग उस तरह का बनाती है, जो ड्राई टाइप की होती है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अभी जेट स्ट्रीम बता देंगे कब आपको। इसीलिए देखिए क्लाइमेट का जो सेक्शन है वो सब चैप्टर पढ़ने के बाद अपना आंसर लिखा करिए। अभी तो हम लोगों ने सिलसिलेवार सिस्टमेटिक रूप से समझने के लिए पढ़ रहे हैं, आपके पास पूरा आइडिया आ जाए, फिर सबको मिलाकर लिखिएगा तो बेस्ट आंसर आता है।